अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 2 सिग्नल्स एंड सिग्नल्स स्पेस के बारे में है। इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज कवर की गई हैं सिग्नल के से रिलेटेड और एनर्जी एंड पावर कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ सिग्नल। उसके अलावा कोरिलेशन। सो इट्स बेसिकली a review of the topics you have already done and also an extension of the previous topics. So कुछ बेसिक्स हैं और कुछ उन्हीं बेसिक्स को आगे थोड़ा एक्सटेंड किया गया है, उन्हीं पे बिल्ड अपॉन किया गया है नया कॉन्सेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। सिग्नल सिस्टम की डेफिनेशंस में सबसे पहले सिग्नल आता है। व्हाट इज अ सिग्नल? सिग्नल इंफॉर्मेशन या सेट ऑफ डेटा होता है, इंटेलिजेंट डेटा होता है जिसमें मीनिंगफुल डेटा होता है, जिसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। और इसकी एग्जांपल्स हैं टेलीफोन सिग्नल, टीवी सिग्नल जिसको टीवी सिग्नल भी कहते हैं, रेडियो। अगर आप मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करें जो वॉइस कॉल होती है, दैट इज आल्सो अ सिग्नल। व्हाट इज अ सिस्टम? एनी एंटिटी जो प्रोसेस करती है इनपुट सेट ऑफ सिग्नल्स को और यील्ड करती है, इट मीन इट रिजल्ट्स। इनपुट को लेके जब प्रोसेस करेगी और कुछ रिजल्ट्स आएंगे, अनदर सेट ऑफ सिग्नल्स जिनको आउटपुट कहा जाएगा। सो एक सिस्टम के एग्जांपल्स में क्या क्या हो सकता है? सिस्टम के एग्जांपल्स में हार्डवेयर हो सकता है, एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक हार्डवेयर जो इंजन्स में यूज होता है, कार इंजन्स में यूज होता है, या मैकेनिकल डिवाइसेस हैं उनमें हम बना रहे होते हैं, कोई चीज़ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके अंदर हमने इनपुट्स लिया, उनके बेसिस के ऊपर हम आउटपुट दे रहे हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर हो सकता है जो कि जिससे आप ज़्यादा फेमिलियर हैं। आईसी, अगर हम एक एम्पलीफायर बनाना चाहें या ट्रांसमीटर बनाना चाहें, मॉड्यूलेटर बनाना चाहें, तो इट टेक्स इनपुट्स एंड इट गिव्स सम आउटपुट। इट प्रोसेसेस द इनपुट्स एंड इट यील्ड्स अनदर सेट ऑफ आउटपुट सिग्नल्स या आउटपुट्स। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। इट कैन बी एन एल्गोरिथम जो कि फॉर एग्जांपल सिग्नल्स को कन्वर्ट करे डिजिटल फॉर्मेट में और दो सिग्नल्स, उस सिग्नल को रेफरेंस बना के जो भी दूसरा इनकमिंग सिग्नल आ रहा है उन दोनों को कंपेयर करके बता दे कि ये सिग्नल सेम है कि नहीं है, जैसे पैटर्न मैचिंग या वॉइस मैचिंग होती है। सो इट कैन बी एन एल्गोरिथम। हाउ डू वी क्वांटिफाई अ सिग्नल दैट वेरीज विद टाइम? क्वांटिफिकेशन, एक सिग्नल जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा हो टाइम के अंदर, उसको हम क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सैम्पलिंग। अगर हम उसके स्मॉल इंटरवल्स पे वैल्यूज पिक कर लें तो सिग्नल डिस्क्रीट किया जा सकता है, उसको क्वांटिफाई किया जा सकता है, उसकी वैल्यू, उसको डिफरेंट पॉइंट्स पे वैल्यूज असाइन की जा सकती हैं। तो सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। उसके अलावा हम वी कैन मेजर दी how do you how do you devise a measure v for the size of human? कोई भी आपको अगर 3D मेजरमेंट्स करनी है, एक एग्जांपल दी गई है कि अगर कोई बहुत बड़ा सिग्नल है, ह्यूमन साइज के बराबर है, और आप उसकी मेजरमेंट्स कैसे करेंगे? सो हमारे पास जो 3D मेजरमेंट्स जिनमें वॉल्यूम्स आते हैं, वो मेजरमेंट करने के फॉर्मूले हैं। जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ, सिलेंडर का फॉर्मूला दिया हुआ जिसमें रेडियस आर है, उसके जरिए मेजरमेंट्स की जा सकती हैं। सो मेजरमेंट्स 2D सिग्नल अगर है उसकी मेजरमेंट एरिया से होगी, पैरामीटर से होगी, और अगर 3D मेजरमेंट है वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दी वॉल्यूम। और वॉल्यूम के जो फॉर्मूले हैं वो डिफरेंट पैटर्न्स पे लगते हैं। अगर कोई इरेगुलर पैटर्न है तो उसका वॉल्यूम हम एक दफा में मालूम नहीं कर सकते, हम उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसके अप्रोक्सीमेशंस कर सकते हैं। और जब इक्वल पार्ट्स में ये छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा तो वो फिर कुछ सिलेंडर बनेगा, कहीं पे स्फेयर बनेगा, कहीं पे सर्कल बनेगा। इसी तरह से हम उसको फिर सारे वॉल्यूम को सम करके वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं किसी इरेगुलर पैटर्न का। सिग्नल एनर्जी एंड पावर।
किसी भी सिग्नल को अगर मेजर करना है तो और उसके लिए पहली चीज तो ये है कि हम एरिया मालूम कर लें अंडर अ सिग्नल, एरिया जिसको हम एरिया अंडर द कर्व भी कहते हैं. सो अगर तो हम इफ वी आर ट्राइंग टू फाइंड द एनर्जी, एक तो तरीका ये कि हम एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर अ सिग्नल मालूम कर लें, तो एरिया भी एक मेजर करके बता सकता है कि सिग्नल कितना है, उसका एरिया कितना है. इसी चीज को हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो हम अगर सिग्नल का स्क्वायर कर दें और फिर उसको इंटीग्रेट कर दें इन टाइम, वी कैन फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिग्नल. सो सिग्नल की एनर्जी किस तरह मालूम की जाती है? यूजिंग दिस फॉर्मूला. इंटीग्रल है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी स्क्वायर टी डी टी. सिग्नल की स्क्वायरिंग करनी है, उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो वी विल बी एबल टू फाइंड द एनर्जी ऑफ अ सिग्नल जी टी. अब अगर हमें उसको कॉम्पोजिट या उसको एब्सोल्यूट या मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालनी है, निकाल के उसका एनर्जी निकालनी है, तो ये भी पॉसिबल हो सकती है कि हम जो भी जीटी सिग्नल है उसका पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, उसका मैग्नीट्यूड ले लें और फिर स्क्वायरिंग करें और इंटीग्रल का फॉर्मूला अप्लाई करें. सो इस ऊपर वाले फॉर्मूले में और नीचे वाले फॉर्मूले में क्या फर्क हो सकता है? ऊपर वाले फॉर्मूले और नीचे वाले फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है, इसलिए क्योंकि जब स्क्वायरिंग होगी तो प्लस माइनस साइंस ऑलरेडी सिर्फ प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी सारी माइनस साइंस. जबकि अगर आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड से भी यू विल ओनली गेट द पॉजिटिव एम्पलीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड्स यानी एम्पलीट्यूड सॉरी मैग्नीट्यूड मिलेगा और मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, चाहे वो नेगेटिव सिग्नल हो चाहे वो पॉजिटिव में हो उसका एम्पलीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड लेने के बाद या एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद आपके पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आ रही होंगी, आप उसकी स्क्वायरिंग कर लें तो उससे भी एनर्जी निकल आएगी. These are the two formula which are equivalent formula. एक में एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायरिंग की गई और एक में डायरेक्ट स्क्वायरिंग की गई है. व्हाट इज द रीजन ऑफ परफॉर्मिंग द स्क्वायर ऑपरेशन? स्क्वायरिंग ऑपरेशन हमने क्यों किया है? जीटी को हमने इसलिए स्क्वायर किया है ताकि उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल आउट ना कर दें, ऐसा ना हो कि एनर्जी आखिर में हमें जीरो मिल रही हो. क्योंकि हम नेट इफेक्ट देखना चाह रहे हैं कि सिग्नल में कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हुई है या प्रोसेस हुई है, उसके लिए हमारे पास सारे एम्पलीट्यूड्स का होना और सारी वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है. सो इसीलिए पहले स्क्वायरिंग की जाती है और उसके बाद फिर उसका इंटीग्रल लिया जाता है. एनर्जी ऑफ अ सिग्नल मस्ट बी फाइनाइट. हम सिर्फ उन सिग्नल्स की एनर्जी मालूम करते हैं जो कि खुद फाइनाइट होते हैं, क्योंकि फाइनाइट सिग्नल्स की ही एनर्जी फाइनाइट होगी. अगर एक सिग्नल कंटिन्यूसली इन टाइम जब टाइम इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है और सिग्नल की भी आपको वैल्यूज कुछ ना कुछ मिल रही हैं, तो ऐसे केस में इंटीग्रल की इस इंटीग्रल का फॉर्मूले से आपको इन्फिनिटी मिलेगा और एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी. टू हैव सिग्नल एनर्जी फाइनाइट द सिग्नल मस्ट बी फाइनाइट. और सिग्नल फाइनाइट कैसे होगा? जब टी अप्रोच करे इन्फिनिटी को तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड अप्रोच करे जीरो को या ऑलमोस्ट जीरो, अदरवाइज एनर्जी कन्वर्ज नहीं होगी और एनर्जी इनफाइनाइट ही रहेगी. So what did we learn from this slide? We learned that energy of a signal is possible to estimate only when the signal itself is finite. हम एनर्जी से वो सिग्नल्स की निकालते हैं जो खुद फाइनाइट होते हैं. Such signals are called energy signals. So एक कैटेगरी हो गई हमारे पास जो अभी हमने पढ़ी, जिसमें सिग्नल्स एनर्जी सिग्नल्स हैं. और एनर्जी सिग्नल, अगर हम किसी सिग्नल को एनर्जी सिग्नल कह रहे हैं, इट मींस कि उसकी एनर्जी फाइंड आउट की जा सकती है. नाउ अगर एनर्जी फाइनाइट नहीं आ रही है, इट मींस कि जब टी अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, एम्पलीट्यूड अप्रोच नहीं कर रहा है इंफिनिटी को, एंड यू आर गेटिंग सम वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड, उस केस में एनर्जी नहीं मालूम की जाती है, उस केस में एवरेज पावर मालूम की जाती है. सो इफ यू लुक एट द figure 2.1 part A, the first this signal in part A is an energy signal because when t is approaching to infinity, amplitude is approaching to zero. So पहले वाले सिग्नल की हम एनर्जी निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी ये खुद एक फाइनाइट सिग्नल है, तो इसकी एनर्जी भी फाइनाइट होगी और इसकी एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है.
When you look at part signal in part B, T अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, लेकिन हमें कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड मिल रहा है. In such cases, energy will be infinite, और जब एनर्जी इनफाइनाइट होती है तो ऐसे केसेस में हम एवरेज पावर मालूम करते हैं. एवरेज पावर इज टाइम एवरेज ऑफ एनर्जी. एवरेज पावर है क्या? अगर हम एनर्जी का टाइम ले लें, टाइम एवरेज ले लें, तो वो पावर बन जाएगी, एवरेज पावर बन जाएगी. सो एनर्जी का फॉर्मूला है. फर्क ये पड़ा है कि अब हमने लिमिट्स लगा दी है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की बजाय इसकी लिमिट्स लगानी है माइनस टी अपॉन टू बाई टी अपॉन टू. इट मीन्स हमने ऐसे किसी टाइम पीरियड पे इसकी पावर निकालनी है, और यू मस्ट हैव सम टाइम पीरियड ओवर विच टाइम, जिसके ऊपर हम इसकी ये एनर्जी या पावर कैलकुलेट कर रहे हैं. सो बिकॉज टाइम एवरेज ऑफ एनर्जी या एनर्जी ही निकाल रहे हैं, लेकिन हम एक पर्टिकुलर टाइम पे निकाल रहे हैं, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टाइम के लिए निकाल रहे हैं, rather than finding it out for all the time when t अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को. इस केस में तो एनर्जी इंफिनिटी हो रही थी, तो हमने फिर इसकी पावर निकाली है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम t, और फिर उसी पे इसको इंटीग्रेट किया है. सो ऐसे केसेस में जब आपको इंफिनिटी पे कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड मिल रहा हो, वी फाइंड दी पावर. और पावर के लिए जरूरी है कि कोई पीरियोडिसिटी हो, या तो सिग्नल पीरियोडिक हो जब भी उसका टाइम पीरियड निकलेगा, या उसमें स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटीज हो, किसी पैटर्न्स के थ्रू या किसी फॉर्मूले के थ्रू कोई रेपिटेशन, या हमें कोई रेगुलरिटी मिल रही हो सिग्नल में, कुछ इस तरह की रेपिटेशन आ रही हो जिसको हम कह सकें कि यस इट इज फॉर्मिंग सम टाइम पीरियड. एक टाइम पीरियड के बाद ऑलमोस्ट रिपीट होता है, एग्जैक्टली रिपीट नहीं होता, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट रेपिटेशन है पॉसिबल. ऐसे केसेस पे एवरेज पावर का फॉर्मूला लगाया जा सकता है. सही है. सो एवरेज पावर पीरियोडिक सिग्नल्स की निकल सकती है, या ऐसे सिग्नल्स में जिनमें कोई सम सॉर्ट ऑफ रेपिटेशन है, एग्जैक्ट रेपिटेशन तो नहीं, लेकिन सम सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटीज हैं. इन दिस चैप्टर हम सिर्फ उन सिग्नल्स की पावर निकालेंगे जो कि पीरियोडिक है, बिकॉज हमारे लिए कैलकुलेशन में आसानी है. किसी भी सिग्नल की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे मालूम की जा सकती है? बाय टेकिंग द अंडर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज पावर. एवरेज पावर का अगर आप स्क्वायर रूट ले लें या आरएमएस ले लें, सॉरी स्क्वायर रूट ले लें, सो इट इज इक्विवेलेंट टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ जेटी. आई होप ये स्लाइड आपको समझ में आ गई. दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल. सेकंड वाला पावर सिग्नल है क्योंकि इसकी पावर कैलकुलेट की जा सकती है. फर्स्ट वाला एनर्जी सिग्नल है क्योंकि इसकी एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है. सो कुछ ऐसे सिग्नल्स भी हैं जो कि इन दोनों कंडीशंस को मीट नहीं करते, एनर्जी सिग्नल्स और पावर सिग्नल्स की. उनकी एक एग्जांपल है रैंप सिग्नल. रैंप सिग्नल इज बेसिकली अ सिग्नल जो कि जब टी अप्रोच करता है इंफिनिटी को, तो एम्पलीट्यूड भी अप्रोच करता है इंफिनिटी को. ऐसे सिग्नल्स का ना पीरियड है, टाइम पीरियड है जिससे हम उसकी पावर निकाल सकें, और ऐसे सिग्नल्स की एनर्जी इनफाइनाइट आएगी क्योंकि द एनर्जी इज नॉट कन्वर्जिंग. एम्पलीट्यूड भी इंफिनिटी को जा रहा है, टी भी इंफिनिटी को जा रहा है. सो सच सिग्नल्स, फॉर एग्जांपल रैंप सिग्नल्स, कुछ ऐसे सिग्नल्स भी होंगे जिनकी ना एनर्जी मालूम की जा सकती है ना पावर. रैंप सिग्नल हो गया, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल हो गया. सो सच सिग्नल्स such signals are energy, neither energy signals nor power signals. एनर्जी और पावर निकालने का रीजन क्या है? वी वांट टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द सिग्नल. अगर हमें साइज और स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मेजर चाहिए, तो सिग्नल और पावर हमें बता सकती है. ये कैरेक्टरिस्टिक से जितनी पावर होगी, जितनी एनर्जी होगी, उससे हमें पता चलेगा कि सिग्नल की स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसका साइज ज्यादा है. सो इट्स अ मेजर टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ अ सिग्नल. अच्छी क्वालिटी का अगर सिग्नल है तो उसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो अच्छा आएगा. अगर सिग्नल की क्वालिटी अच्छी है, वी विल गेट अ गुड SNR या सिग्नल टू नॉइज रेशियो. और सिग्नल टू नॉइज रेशियो कैसे निकलता है? टू फाइंड द सिग्नल इन नॉइज रेशियो वी नीड टू फाइंड द पावर ऑफ एक्चुअल सिग्नल रिसीव्ड, जो सिग्नल हमें रिसीव हुआ है उसकी पावर, और जो नॉइज सिग्नल है
क्योंकि जब ट्रांसमिशन होती हैं तो नॉइज रैंडम है, किसी भी जगह पे आ सकती है, लेकिन एक टेलीकॉम इंजीनियर या सिस्टम्स इंजीनियर के पास एक आइडिया होता है कि मैक्सिमम नॉइज वो निकालने, एक्सेप्शंस में तो इट कैन हैव 110% नॉइज भी हो सकती है, पूरा सिग्नल ही नॉइज ही आ रहा है, लेकिन एक एस्टिमेशन होती है कि रूटीन में मैक्सिमम ऑन एवरेज इतनी नॉइज तो आती है सिग्नल में, या नॉइज इतनी होती है। तो नॉइज की पावर और जो सिग्नल रिसीव हुआ है उसकी पावर, उन दोनों को डिवाइड करके जो रेशियो बनता है वो एसएनआर बनता है। अगर सिग्नल की क्वालिटी अच्छी है तो एसएनआर की वैल्यू भी बड़ी वैल्यू आती है, इट्स अ बिग नंबर, अदरवाइज अ स्मॉल वैल्यू, जिससे पता चल जाता है कि सिग्नल इज नॉइजी। बट फॉर दैट वी नीड टू फाइंड आउट द पावर। सो पावर निकालने का एक रीजन ये भी है कि एसएनआर की क्वालिटी या सिग्नल टू नॉइज रेशियो या सिग्नल क्वालिटी आपको पता चलती है। यूनिट्स यू ऑल नो, एनर्जी का यूनिट जूल्स है और पावर का यूनिट वॉट्स है। पावर देखा होगा आपने कि डीबी में निकाली जाती है, डेसिबल्स। डेसिबल्स बेसिकली लॉग स्केल्स होते हैं। लॉग स्केल्स का मतलब लॉग 10 होता है, डेसी इज 10, सो लोगैरिथमिक स्केल्स हैं लेकिन बेस 10 है। उससे फायदा ये होता है कि अगर बहुत बड़े बड़े स्केल्स हैं जिनमें 2000 पावर आ रही है, 20,000, फिर किसी की पावर आ रही है 30,000, फिर आ रही है 40,000 या 400,000, तो नंबर ऑफ जीरोस इतने ज्यादा हैं, अगर हम उनको अवॉइड करना चाहते हैं तो लॉग स्केल में 10 बराबर होता है 1 के, 100 बराबर होता है 2 के। सो ये जितने जीरोस हैं ये स्केल डाउन हो जाते हैं इनटू स्मॉल नंबर्स। तो लोगैरिथमिक स्केल से हम जीरोस को अवॉइड कर सकते हैं और स्मॉल नंबर्स में स्केल को ला सकते हैं। इसी तरह 20.3 है या 30.2 है, ये सारे वैल्यूज भी लॉग स्केल्स के अंदर बहुत छोटी छोटी वैल्यूज आ रही हैं। फॉर एग्जांपल 20,000.2, अब 20,000 के आगे 0.2 का कोई स्केल में हम उसको मेजर करना बहुत मुश्किल है जब हम इतनी बड़ी वैल्यू प्लॉट कर रहे हैं। सो ऐसे डेसिमल वैल्यूज में जिसमें बहुत बड़े नंबर्स हैं लेकिन डेसिमल में भी दिए हुए हैं, उनको हम लॉग स्केल्स के जरिए एक प्रॉपर स्केल में ला सकते हैं जहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई 20,000 तो हम प्लॉट कर रहे हैं स्केल में, उसमें एक्सिस में, ग्राफ में, लेकिन 20,000.2 कहाँ प्लॉट करें। इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए लॉग स्केल्स आर द बेस्ट एंड दैट्स व्हाई डेसिबल्स को हम इस्तेमाल करते हैं। सो एवरेज पावर जब भी हम निकलेंगे 10 log 10 पी में निकालेंगे जो कि डेसिबल वॉट्स होगा। उसके अलावा एक डीबीएम भी एक यूनिट होता है जिसमें 10 log 10 पी के साथ प्लस 30 ऐड किया जाता है जो कि 1000 का है, 10,000 का है, सॉरी। सो लेकिन 30 वाला जो मेगा का जो एक यूनिट है उसको हम नहीं यूज करेंगे, तो ये लास्ट वाले जो पॉइंट है इसको हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि जनरली वी विल बी वर्किंग ऑन डेसिबल्स ओनली, डेसिबल्स वॉट्स, डीबी वॉट्स। सब ये दो सिग्नल्स हैं, उनमें से एक एज यू कैन सी इज एन एनर्जी सिग्नल क्योंकि जब टी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को तो एम्पलीट्यूड हो रहा है 0 को, और दूसरा सिग्नल एक पावर सिग्नल है क्योंकि ये जब टी अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि ये रिकरिंग है, पीरियोडिक है, और पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं, पावर सिग्नल्स होते हैं। जब टी अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, हमें उस वक्त भी कुछ एम्पलीट्यूड की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, तो हमें एवरेज पावर निकालनी होगी। तो पहले केस में हम एनर्जी निकालेंगे, दूसरे केस में हम पावर निकालेंगे। इट्स एन एनर्जी सिग्नल, इट्स अ पावर सिग्नल। एनर्जी सिग्नल के लिए, एनर्जी निकालने के लिए इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। सिग्नल -1 से 0 तक इसकी वैल्यू 2 है और 0 से इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू 2 into e to the power -t/2 है। तो हम एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे -1 से लेके 0 तक 2 का स्क्वायर, क्योंकि जी स्क्वायर करना होता है, 2 का स्क्वायर dt प्लस फिर 0 से इन्फिनिटी तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और जी स्क्वायर टी की जगह हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 e to the power -t/2 को स्क्वायर करेंगे e to the power -t dt। When you integrate this part, you will get 4. When you integrate this part, you will again get 4. So energy आ जाएगी 8। सही है। और सेकेंड पार्ट में, as we have already discussed, the power signal. So power signal में क्या होता है, हमें एक टाइम पीरियड चाहिए होता है और उस टाइम पीरियड पे की हम लिमिट्स लगाते हैं और उसी टाइम पीरियड से हम डिवाइड करते हैं और इंटीग्रल के अंदर सिग्नल की स्क्वायरिंग हुई होती है, जी स्क्वायर टी डी टी होता है, सॉरी। सो इफ यू लुक एट दिस, इसका टाइम पीरियड 2 है, ठीक है। तो अब आप टाइम पीरियड 0 से 2 भी ले सकते हैं और -1 से 1 भी ले सकते हैं।
व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि आप टाइम पीरियड इस तरह चूज करें और उसकी लिमिट्स इस तरह चूज करें कि जिसमें सिग्नल चेंज ना हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल -1 से बीच में सिग्नल एक लाइन है, सो ये एक ही सिग्नल है, इसको हम एक ही सिग्नल कंसिडर करके इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 0 से 2 लेते हैं, इंटीग्रेट करते हैं पावर के लिए, तो 0 से 1 तक एक नया सिग्नल है, अलग सिग्नल है, और 1 से 2 तक एक अलग सिग्नल है। हमें इन दोनों को की इक्वेशन अलग अलग निकालनी पड़ेंगी, इनको अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि हम 1/2 जो कि 1/t होता है उसमें -1 से 1 तक एक ही सिग्नल कैलकुलेट करें और उसको उसकी स्क्वायरिंग करके उसको इंटीग्रेट कर दें। सो अभी सिग्नल कैसे कैलकुलेट होगा? ये सिग्नल कैलकुलेट हो सकता है यूजिंग द slope intercept formula, which is y is equal to mx plus c. इसमें इंटरसेप्ट इज 0 क्योंकि जो c की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि लाइन 0 से क्रॉस हो रही है। y बराबर है gt के, ये y एक्सिस पे सिग्नल प्लॉट हुआ हुआ है जो कि gt है, और स्लोप निकालना है आपको 2 पॉइंट फॉर्मूले से। एक पॉइंट ये हो गया 1,1, एक पॉइंट ये हो गया -1, -1, इससे स्लोप निकल आएगा जो कि बेसिकली 1 है। स्लोप की वैल्यू 1 आ जाएगी अगर आप कैलकुलेट कर लें। x एक्सिस पे क्या प्लॉट हुआ है? t। सो gt इज इक्वल टू 1t प्लस इंटरसेप्ट कितना है? 0। सो इस फॉर्मूले में जहां पे g2t लिखना था, आप 1t का स्क्वायर कर देंगे, 1t यानी t का स्क्वायर कर देंगे तो वो बराबर हो जाएगा t²। तो हमने इक्वेशन निकाल दी gt इज इक्वल टू t। ये इक्वेशन आ गई इस लाइन की, यह हमने उसको पुट कर दिया, लिमिट्स पुट कर दी -1 से 1, और इंटीग्रेट करने के बाद 1/3 आंसर आ जाएगा। सही है। सो पावर कितनी आई है? 1/3। अब आरएमएस वैल्यू अगर सिग्नल की चाहिए तो हम कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ पीजी, पावर ऑफ द सिग्नल। सो 1/3 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, हमें आरएमएस वैल्यू भी पता चल जाएगी सिग्नल की। और होप यहाँ तक सारी वैल्यू जो टॉपिक है और ये जो वैल्यूज कैसे कैलकुलेट हुई हैं ये क्लियर हुआ होगा, ये इक्वेशन कैसे इस्तेमाल हुई है ये क्लियर हुआ होगा, पावर में पीरियड का फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है, और सिग्नल देख के डिसाइड करना कि एनर्जी सिग्नल है, पावर सिग्नल है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इफ वी हैव अ पीरियोडिक सिग्नल जो कि cos ओमेगा नॉट t है, जिसका एक फेज एंगल थीटा भी है, और इसकी हमें पावर निकालने को बोला गया, आरएमएस वैल्यू निकालने को बोला गया। व्हाई पावर? बिकॉज इट्स अ पीरियोडिक सिग्नल, इसकी एनर्जी नहीं निकल सकती। So we can integrate it from for a time period -t to t/2 to till t/2। इस सिग्नल का स्क्वायरिंग कर लेंगे, cos स्क्वायर c स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा नॉट t प्लस थीटा, इसका टाइम पीरियड होगा 1/t। cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 + cos 2 थीटा/2 के बराबर होता है। तो cos 2 थीटा में ये सिग्नल भी ट्वाइस हो जाएगा, इसके एंगल भी ट्वाइस हो जाएगा, इसका फेज भी ट्वाइस हो जाएगा, एंड देन वी कैन अगेन इंटीग्रेट, ये वाला पार्ट अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, cos को अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। दिस विल गिव अस पावर c²/2। और आरएमएस कितनी होगी इसकी आरएमएस वैल्यू? इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे जो कि c/√2 आ जाए, ये इसकी वैल्यू आ गई। Now this is something which we can use further also। ये जो पावर आई है ना cos की वैल्यू, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसकी पावर को देखें इससे अंदाजा हो रहा है that power of a cosine signal, a sinusoid signal is not depending upon the phase और the frequency। ना ओमेगा नॉट पे डिपेंड कर रही है इसकी पावर, ना फेज पे डिपेंड कर रही है। इट्स ओनली डिपेंडिंग अपॉन द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल डिवाइड बाय 2। सो दिस शोज अस कि किसी भी साइनसॉइड की पावर उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर में होती है, डिवाइड बाय 2 में होती है, रिगार्डलेस ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये जो ओमेगा नॉट है इस पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। सो व्हेनेवर यू गेट अ साइनसॉइड, चाहे वो साइन थीटा हो चाहे वो कॉस थीटा हो, आप उसका एम्पलीट्यूड देखेंगे, उसकी स्क्वायरिंग करेंगे, उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। दिस वे यू विल गेट द पावर। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं और उसमें हमें एक आइडिया करना होता है कि पावर कितनी
जा रही है मॉड्यूलेशन के बाद सिग्नल की, वहां पे ये थ्योरी विल बी एप्लीकेबल, तो इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। नो, अगर दो सिग्नल्स हैं और अगर दो सिग्नल्स हैं, दोनों साइन सिग्नल्स हैं, दोनों की अलग अलग पावर निकलेगी और दोनों की पावर पे यही रूल अप्लाई होगा जो भी हमने स्टडी डिस्कस किया है। तो इस वाले टर्म की, इस वाले साइनसॉइड की पावर हो जाएगी C1 स्क्वायर अपॉन 2 और इस वाले कॉस की पावर हो जाएगी C2 स्क्वायर अपॉन 2 एंड वी कैन add these two powers to get the total power of GT signal. So इससे पता ही चलता है कि n नंबर ऑफ सिग्नल्स भी अगर यहाँ होते, कॉस सिग्नल्स होते जो ऐड हुए होते, तो उतने ही n नंबर ऑफ पावर्स अलग अलग हम कैलकुलेट कर लेते और उन सबको सम करके डिवाइड बाय उनका जो भी पावर्स उनको सम कर लेते। और पावर्स में क्या होता, हर सिग्नल के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हुआ हुआ होता। अगर n सिग्नल्स हैं तो उनके n एम्पलीट्यूड्स का स्क्वायर हुआ हुआ होता और सबका सम होने के बाद क्या हो जाता, हमने उनको 2 से डिवाइड कर दिया होता। सो दिस इज दी पावर इफ वी हैव मोर देन वन साइनसॉइड इन द सिग्नल। अगर एक सिग्नल में एक से ज्यादा साइन वेव्स जा रही हैं तो उन सबके अलग अलग पावर कैलकुलेट होगी और फिर उनकी हम सम करके टोटल पावर निकाल लेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ हमने इस तरह से इसको कैलकुलेट करना होता है। जब भी साइनसॉइड्स हो उनकी पावर कैलकुलेट इस तरह से होती है। बेस्ड ऑन दिस जो हमने भी पावर के बारे में स्टैब्लिश किया है रूल के साइनसॉइड के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर डिवाइड बाय 2 से हम पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर सिग्नल कॉम्प्लेक्स और पीरियोडिक है, e टू द पावर j ओमेगा t है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसका एम्पलीट्यूड है d, सो इसकी पावर कैसे निकलेगी, d इस पूरे जो टर्म है, कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसका एम्पलीट्यूड और इसका जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है, इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे कोई ना कोई, क्योंकि e टू द पावर j ओमेगा t है और इसका साइनसॉइड्स और कोसाइनस में दोनों प्रेजेंट हैं, तो ये डेफिनेटली पीरियोडिक है और इसकी पावर ही कैलकुलेट होनी है। सो ऐसे सिग्नल्स की एनर्जी कैलकुलेट नहीं होगी क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन पीरियोडिक भी हैं, तो इनकी पावर ही कैलकुलेट होगी। और पावर कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला है, इस पूरे सिग्नल का मैग्नीट्यूड लेके इसको स्क्वायरिंग कर देंगे और एक जो भी पीरियड है सिग्नल का, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है तो इसका पीरियड टी नॉट होगा, 0 से टी नॉट, और टाइम पीरियड भी टी नॉट है। अब यू ऑल नो कि e टू द पावर j ओमेगा t का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। वी ऑल नो दिस। सो ये वाली जो टर्म होगी e टू द पावर j ओमेगा t का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और सिर्फ इस टर्म में अंदर जो होगा वो d स्क्वायर रह जाएगा। सो d स्क्वायर इज अ कोएफिशिएंट, इज अ नंबर, हम उसको भी बाहर निकाल सकते हैं और सिर्फ जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से t नॉट पे dt इंटीग्रेट हो जाएगा। फाइनली पावर विल बी d स्क्वायर। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, उसकी पावर जब निकलती है तो उसकी पावर उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर में होती है, सिर्फ डिवाइड बाय 2 नहीं होती, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर में होती है। ठीक है, PGS इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ d स्क्वायर्ड, एब्सोल्यूट वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ d स्क्वायर्ड है PG की, यानी सिग्नल की वैल्यू। नाउ सो व्हाट वी हैव कम टू कंक्लूड, हमने क्या कंक्लूड किया, एनर्जी सिग्नल्स हैं जिनकी फाइनाइट एनर्जी है और जहाँ पे एनर्जी के फॉर्मूले में हमें जो भी आंसर मिलेगा वो लेस देन इन्फिनिटी होगा। एनर्जी सिग्नल को ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, उसकी एनर्जी फाइनाइट आनी चाहिए, जब भी हम उसको एनर्जी सिग्नल कहेंगे। और पावर सिग्नल वो सिग्नल होंगे जिनकी फाइनाइट पावर होगी, मीन स्क्वायर्ड वैल्यू, और नॉन जीरो पावर होगी। वो कैसे आनी चाहिए कि जब भी हम इसकी पावर निकालें एवरेज करके टाइम पीरियड t पर, तो वो हमेशा इन्फिनिटी से कम आए। सही। और पावर है क्या, टाइम एवरेज ऑफ द एनर्जी, वी ऑल नो दिस। सो अगर हम एनर्जी सिग्नल की पावर निकालते हैं, ये जो एनर्जी सिग्नल्स हैं जो इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो रहे होते हैं, अगर हम उनकी एवरेजिंग करें, उनकी पावर निकालें, तो ये देखा गया है कि जब आप एवरेजिंग करें ओवर लार्जर इंटरवल, जब t इन्फिनिटी हो रहा हो, तो जब आप पावर निकालेंगे ऐसे केस में और जब टाइम पीरियड में इन्फिनिटी रखेंगे तो पावर ओवरऑल अप्रोच कर जाएगी जीरो को। सो एनर्जी सिग्नल्स, जो एनर्जी सिग्नल्स हैं, क्योंकि वो t तक अप्रोच करते हैं, इन्फिनिटी तक अप्रोच करते हैं, उनका एम्पलीट्यूड जीरो होता है, लेकिन दे हैव सम वैल्यू। तो ऐसे केसेस में जब हम लार्ज
इंटरवल्स के ऊपर उनको एवरेज आउट करेंगे तो सिग्नल विद फाइनाइट एनर्जी हैज जीरो पावर, क्योंकि यहाँ पे टी में आपको इन्फिनिटी रखना पड़ता है। सिग्नल विद फाइनाइट पावर हैज इनफाइनाइट एनर्जी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे सिग्नल जो जिनमें पावर जिनकी हमने कैलकुलेट की है उनकी पावर कैलकुलेट इसीलिए हुई है क्योंकि उनकी एनर्जी इनफाइनाइट थी। तो हमें कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ मालूम करनी है ना, मालूम करने का तरीका क्या है, हमने उसकी पावर निकाली है ऐसे सिग्नल्स की जिनकी फाइनाइट एनर्जी है। सो एनर्जी सिग्नल्स हैव zero power and power signals have infinite energy। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रैम्प सिग्नल एक एग्जांपल है जिसकी इनफाइनाइट पावर है और जिसको हम ना एनर्जी में डाल सकते हैं ना पावर सिग्नल में डाल सकते हैं, पीरियोडिक भी नहीं है, ये अप्रोच भी कर रही है इन्फिनिटी की तरफ। सो वी कैन नॉट फाइंड आइदर एनर्जी और पावर। और इसके अलावा एक चीज हमने और डिस्कस की है कि सारे पावर सिग्नल्स को पीरियोडिक होना जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली पीरियोडिक हो, लेकिन उनमें कोई रेपिटेशन कोई रेगुलरिटी होनी चाहिए जिसकी बेसिस पे हम कोई कहीं पे टाइम पीरियड डिफाइन करके पावर निकाल लें। बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है कि वो एकदम रिपीट हो रहे हैं एक टाइम पीरियड के बाद, लेकिन पावर सिग्नल्स के लिए जरूरी है कि कोई रेगुलरिटी हो, कहीं पे कोई आपको नजर आए कि देयर इज सम रेपिटेशन, नॉट एग्जैक्ट रेपिटेशन बट देयर इज सम रेपिटेशन, ऐसे केसेस में पावर निकल सकती है। लेकिन हम जो सवाल करेंगे इस एक्सरसाइज में या इस आगे जो चलने वाले टॉपिक्स हैं उनमें से हम पीरियोडिक सिग्नल्स का ही पावर निकालते हैं। अभी कुछ सिग्नल्स हैं जिनमें जिनकी जो ऑपरेशंस जिन पे हम ऑपरेशंस टाइम रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और ये प्रॉपर्टीज के तौर पे हमें पढ़नी है, प्रॉपर्टीज आप पढ़कर आए हुए हो। सो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उनकी डेफिनेशंस को रिविजिट करेंगे और उसकी बेसिस पे अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं और यू कैन मैसेज मी। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है सिग्नल की वो है टाइम शिफ्टिंग, जिसमें टाइम जो सिग्नल है वो टाइम डोमेन में शिफ्ट होता है। ये बात याद रखिएगा कि सिग्नल जितने भी सिग्नल ऑपरेशंस हैं उनको डिजाइन किया गया है, उनका पर्पस ये है कि सिग्नल में जो भी चेंज आया है वो टाइम एक्सिस पे चेंज आ रहा हो। सिग्नल का शेप डज नॉट चेंज, सिग्नल के शेप में कोई चेंज नहीं आता, चाहे टाइम शिफ्टिंग हो, चाहे टाइम स्केलिंग हो, चाहे टाइम इन्वर्जन हो, सिग्नल का शेप चेंज रहता है। अगर वो साइनसॉइड है साइनसॉइड रहेगा, अगर वो ट्रायंगुलर है ट्रायंगुलर रहेगा। ऐसा नहीं है कि ट्रायंगुलर से वो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा या रैम बन जाएगा या पल्स बन जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग सिग्नल्स को जब आपने अभी, क्योंकि हम तो सिर्फ ऐसा प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब लोग स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को तो उसका शेप भी चेंज कर देते हैं। सो एक्चुअली जो सिग्नल की प्रॉपर्टी है, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी है, वो ये है कि जब भी सिग्नल को t यूनिट्स विद माइनस साइन, प्लीज रिमेंबर दिस, सिग्नल को जब t यूनिट शिफ्ट किया जाए तो शिफ्टिंग हो जाती है, t यूनिट शिफ्ट किया जाए शिफ्टिंग हो जाती है, शिफ्ट और साइन क्या होगा, माइनस साइन होगा। अब अगर t की वैल्यू पॉजिटिव है, 3 यूनिट्स, यहाँ पे t की वैल्यू 3 लिख दी आपने और माइनस साइन के साथ लिख दी, तो इट मींस सिग्नल 3 यूनिट्स डिले होगा, राइट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा, t पॉजिटिव है 3 है। और अगर यहाँ पे t की वैल्यू -3 डाल दो, देखिए फॉर्मूला मेन यही है, जी टी माइनस कैपिटल टी, शिफ्टिंग के लिए यही फॉर्मूला यूज होता है, जी टी। अगर सिग्नल जी टी है तो शिफ्टिंग के लिए वी विल यूज जी टी माइनस कैपिटल टी। अब t की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट एंड इट विल बी डिलेड। और अगर t की वैल्यू माइनस में है, नेगेटिव है, जैसे -3 हो गई, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और t+3 हो जाएगी। तो t+3 का मतलब ये सिग्नल इज शिफ्टेड टू दी लेफ्ट, सिग्नल एडवांस हुआ है। t अगर नेगेटिव है, क्योंकि जैसे t नेगेटिव होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बीच में जब प्लस आने लगता है तो सिग्नल एडवांस होता है, जब बीच में माइनस आने लगता है तो सिग्नल डिले होता है, राइट साइड पे जाता है। सो वन इज डिलेइंग ऑपरेशन, द अदर वन इज एडवांस ऑपरेशन। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है याद रखने की कि माइनस टाइम नहीं होता, कोई नेगेटिव टाइम नहीं होता। ये रेफरेंस के रिस्पेक्ट से हम किसी एक ऑपरेशन को रेफरेंस बनाते हैं, उसके रिस्पेक्ट से कहते हैं कि टाइम पॉजिटिव है नेगेटिव है। सो अगर आप एक इक्विपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं या आपने रेडार नेविगेशन सिस्टम स्टार्ट किया है एट एनी टाइम, लेकिन जैसे ही वो स्टार्ट हुआ वो हमारा जीरो रेफरेंस बन गया। अब अगर उसके 3
यूनिट्स के 3 मिनट्स के बाद या 1 मिनट के बाद अगर कोई दूसरा सिस्टम स्टार्ट हुआ है तो नेविगेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट से वो 1 सेकेंड डिले होके स्टार्ट हुआ है, 1 मिनट डिले होके स्टार्ट हुआ है। और अगर नेविगेशन सिस्टम स्टार्ट होने से पहले कोई सिस्टम ऑलरेडी स्टार्ट हुआ हुआ था और फिर नेविगेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो पहला वाला सिस्टम एडवांस टाइम में एडवांस कहलाएगा, क्योंकि रेफरेंस हमने नेविगेशन को बनाया हुआ है। तो जो जो भी सिस्टम उससे पहले स्टार्ट हो गए वो सारे के सारे एडवांस्ड हैं टाइम के अंदर, टाइम में पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जो सिस्टम्स बाद में स्टार्ट हुए हैं हमारे रेफरेंस के बाद, वो सारे के सारे डिलेड हैं हमारे रेफरेंस के रिस्पेक्ट से। सो टाइम में नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट रेफरेंस के हिसाब से आता है, अदरवाइज in reality you all know there is no negative time. Time scaling का कॉन्सेप्ट ये है कंप्रेशन और एक्सपेंशन। अगर सिग्नल कंप्रेस हो रहा है या एक्सपेंड हो रहा है टाइम के अंदर तो ये टाइम स्केलिंग है, ठीक है। और हमें पता कैसे चलेगा कि सिग्नल कंप्रेस हुआ है एक्सपेंड हुआ है टाइम के अंदर? जीटी, जो भी सिग्नल एक्चुअल सिग्नल जीटी है, अगर मैं कहूं कि इस जीटी के अलावा टाइम की स्केलिंग कर दूं, ये टी था अब मैंने इसको 2t कर दिया, डबल कर दिया, टाइम स्केलिंग हो गई है टाइम की। हाउ विल यू प्लॉट दिस जी टू टी? हमें इसको कैसे प्लॉट करना है? हमें बात ये याद रखनी है कि जब आप जी टू टी प्लॉट कर रहे हैं, लेट्स से सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है -1 से 1 में, और मैं यहाँ पे टी की वैल्यू 0 डालती हूँ, G0 0 की वैल्यू मिल गई। मैं टी की वैल्यू 1 डालती हूँ, G2 2 पे कोई वैल्यू नहीं मिली। तो ये कैसे पॉसिबल है? मैंने अभी आपको बताया कि जब भी टाइम में कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा सिग्नल हमें वापस मिलना चाहिए, लेकिन जब हम टी की वैल्यू 1 डाल रहे हैं तो हमें G2 पर कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा, क्योंकि एक्चुअल जीटी में कोई टी पर 2 पर सिग्नल है ही नहीं। तो ये कैसे हो गया कि जैसे हमने टाइम की स्केलिंग की सिग्नल ही मिलना बंद हो गया। इसीलिए जब सिग्नल स्केल किया जाता है तो जो एक्चुअल आप टाइम उसमें नहीं डालते, जो टी की वैल्यूज होती हैं 0 1 2 3 नहीं डालते, बल्कि आप टी की वो वैल्यूज डालते हैं यहाँ पर, ताकि ये जो फैक्टर है ये कैंसिल हो जाए, टी की वो वैल्यू डालें जिससे ये फैक्टर कैंसिल हो जाए और एक्चुअल टी मिलना शुरू हो जाए हमें, क्योंकि उस पे सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है, उस टाइम पे सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप उसमें ट्वाइस टी थ्राइस टी पे जाके सिग्नल चेक करेंगे कुछ मिलेगा ही नहीं, आपको सिग्नल प्लॉट ही नहीं हो सकेगा। तो इसलिए टी की रियल वैल्यूज हमें 0 1 2 3 नहीं डालनी होती, इसमें हमें वो वैल्यूज डालनी होती है टी की जिससे कि जो स्केलिंग फैक्टर है वो कैंसिल हो जाए और एक्चुअल टी हमें वापस मिल जाए। एक्चुअल टी हमें वापस मिलेगा तो उस पर सिग्नल भी मिलेगा, अदरवाइज सिग्नल नहीं मिलेगा आपको। तो अगर जी टू टी चाहिए, अगर प्लॉट करना है मुझे, तो टी की वैल्यू मुझे यहाँ पे t/2 रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए 2 2 से कैंसिल होगा एंड आई विल गेट जी टी बैक। तो इस t की जगह मुझे t/2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो लेट्स से जी टी ये था और मुझे जी टू टी प्लॉट करना है, तो 0 तो डाला तो 0 आ गया, 0 डाला तो G0 वही मिल जाएगा सिग्नल जो कि 0 पे था, सॉरी 0 पे था सिग्नल से। लेकिन अब मैं 1 नहीं डालूंगी, बल्कि 1 के बजाय क्या डालूंगी? अगर 1 डायरेक्टली इसमें यहाँ नहीं डालूंगी बल्कि 1/2 डालूंगी। टी की वैल्यू जब इसमें डालूंगी t/2 में तो 1/2। जब टी की वैल्यू 1/2 डाली मैंने टी की जगह, तो 1/2 मैंने 2 से एक दूसरे को कैंसिल किया और जवाब में G1 मिल गया। तो इसका मतलब ये है जब t की वैल्यू मैंने 1/2 डाली, 1 डालेंगे तो देखेंगे ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 हो जाएगा। जब मैंने t की वैल्यू 1/2 डाली तो 2 2 ने एक दूसरे कैंसिल किया, मुझे G1 मिला और G1 के ऊपर वैल्यू क्या है? 0। इट मींस हाफ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसी तरह से -12 पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और 0 पे तो हमें वैल्यू मिली थी इसकी।
जीरो पे तो फर्क नहीं पड़ता, टी की वैल्यू जीरो डाल देंगे तो जी जीरो जो भी वैल्यू वो मिल जाएगी। इट मीन्स कि सिग्नल जब आप किसी स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रियलिटी में सिग्नल कंप्रेस हो रहा होता है। टू अचीव द एक्चुअल सिग्नल, टू ऑब्टेन द एक्चुअल सिग्नल, हमें रियलिटी में इसको कंप्रेस करना पड़ता है। अगर स्केलिंग फैक्टर एक नंबर लगा दिए ग्रेटर देन 1 है तो इन रियलिटी इट विल बी कंप्रेस्ड। और अगर हम सेम टेक्निक लगा दें टी अपॉन ए पे, अगर सिग्नल लेट्स से जी 2t के बजाय आपसे कहा गया है टी अपॉन 2 मालूम करके बताओ। सो टू गेट द एक्चुअल सिग्नल बैक, सिग्नल हमें वापस चाहिए तो टी की वैल्यू यहाँ पे हमें 2t रखनी पड़ेगी। टी डायरेक्टली 1 यहाँ से नहीं रखना देख के, बल्कि टी के बजाय 2t रखना पड़ेगा, ताकि जब मैं टी के बजाय 2t यहाँ पे रखूंगी वैल्यू तो 2 एक दूसरे से कैंसिल करेगा और मुझे जी टी एक्चुअल वापस मिलेगा। सिग्नल का जो शेप है ना, जो सिग्नल था एक्चुअल सिग्नल था, ठीक है, वो कंप्रेस एक्सपैंड होगा लेकिन सिग्नल वापस मिलेगा। तो जब फैक्टर डिवाइड हो रहा होता है तो एक्चुअली एक्सपेंशन करते हैं हम, क्योंकि हम रियलिटी में जब प्लॉट कर रहे होते हैं तो उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लॉट कर रहे होते हैं टी पर। और जब स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो रियलिटी में हम उससे डिवाइड करके उसको प्लॉट कर रहे होते हैं। अगर 2t है तो हम t अपॉन 2 के लिए प्लॉट करेंगे, अगर t अपॉन 2 है तो हम उसे 2t के लिए प्लॉट करेंगे। सो देयर इज अ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। फॉर एन स्केलिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 वी हैव कंप्रेशन, एंड फॉर अ स्केलिंग फैक्टर लेस देन 1, यानी अगर हमें डेसिमल्स में या फ्रैक्शंस में कुछ मिल रहा है तो फिर एक्सपेंशन होगी। तो दिस इज यू कैन सी 2t प्लॉट करने के लिए हमने अगर सिग्नल था t1 एंड t2 पर, तो हमने 2t प्लॉट करने के लिए उसको हाफ कर दिया है। तो अब सिग्नल अगर t2 पे था तो t2 अपॉन 2 पर आ गया, अगर सिग्नल t1 पे था तो t1 अपॉन 2 आ गया, सिग्नल कंप्रेस हो गया टू गेट द एक्चुअल सिग्नल बैक। और अगर आपको t अपॉन 2 प्लॉट करना था तो एक्चुअली आपने टाइम के अंदर उसके स्केल्स डबल कर दिए हैं, ताकि इसका 2 और फ्रैक्शन का 2 आपस में कैंसिल हो जाए और हमें एक्चुअल जो जीटी था वो उसके उसके स्केल्स या उसके जो एक्स एक्स टाइम डोमेन में जो उसकी वैल्यूज थी वो वापस मिलना शुरू हो जाए। सो सिग्नल इज एक्सपेंडेड। टाइम इन्वर्जन, दिस इज वेरी इजी। अच्छा, कंप्रेशन एक्सपेंशन की मैंने एग्जांपल्स दी थी। स्लो मोशन में अगर आप कुछ रिकॉर्ड करेंगे तो वो कंप्रेशन एक्सपेंशन है, और अगर आप कोई फास्ट ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो वो कंप्रेशन है। मैंने क्लास में भी एग्जांपल दी थी। टाइम इन्वर्जन, अगर कोई सिग्नल मिरर बनाएगा अपना अक्रॉस, ये फोल्ड हो जाएगा अक्रॉस द वाई एक्सिस, जो ये जो हाफ एक्सिस है, यानी इस एक्सिस, जो हाफ हमारे पास इस एक्सिस के अक्रॉस ये वाला पार्ट है वो फोल्ड होके इधर चला जाए, और इस वाई एक्सिस के जो इस तरफ लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट एक्सिस पे आ जाए, दोनों अपने एक्सिस एक्सचेंज कर लें। दिस इज टाइम इन्वर्जन। सो ये पूरा 5 इज बिकमिंग -5, 0 पे कभी भी कोई इफेक्ट नहीं आता, -2 पे जो प्लॉट हुआ तो 2 पर आ जाए, 0 पे जो चीज प्लॉट हुई उसमें कोई चेंज नहीं आएगा जब भी इन्वर्जन होगी। जब भी इन्वर्जन होगी या जब भी स्केलिंग होगी, कंप्रेशन 0 पे जो चीज होती है वो एज इट इज रहती है, उससे स्केलिंग या इन्वर्जन का फर्क नहीं आता। सो ये वैल्यूज आ गई हैं 2, और ये इन्वर्जन हो गई है, मिरर बन जाता है अक्रॉस वाई एक्सिस या अक्रॉस दी वर्टिकल एक्सिस देयर इज अ मिरर। जीटी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव टी पे जो सिग्नल है वो माइनस टी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जो माइनस टी पे सिग्नल था वो प्लस टी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दिस इज इन्वर्जन। सो अगर आप कोई रिकॉर्डिंग रिवर्स कर लेते हैं, रिकॉर्ड करके उसको प्ले करते हैं रिवर्स करके वो टाइम इन्वर्जन की एग्जांपल हो सकती है। देखिए, नेगेटिव एक्सिस पे सिग्नल प्लॉट हुआ हुआ -5 3 एंड 1 पे, अब ये -1 वाला 1 पे चला गया, -3 वाला 3 पे एंड -5 वाला 5 पे, टाइम इन्वर्जन हो गई है। ठीक है, सो इसको मैं यहीं तक रखती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आगे की जो लेक्चर है उसको फिर मैं एक अलग उसमें स्लाइड के अंदर रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू कैन आस्क मी इन द क्लास और ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।